गौरी, डोनाल्ड ट्रंप ने अब फाइनली उनका अग्रेशन इस तरीके से फट चुका है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर 48 आवर्स के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं रिलीज किया गया ईरान की तरफ से, तब फिर कोई बड़ा और मैसिव अटैक हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले बहुत दिनों में यही एक बात रखी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्लीज फ्री करा दिया जाए। वो चाइना के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, नाटो के अलाइज के पास, सबके पास जाके थक चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने कई बार ये पहल इंडिया के साथ भी डालने की कोशिश की, पर इंडिया ने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हमारी शिप्स तो जा ही रही थी। अब हम अपना काम थोड़ा ना बिगाड़ लेंगे दूसरे के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पूरे टाइम के अंदर अब जो जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हो, दूसरी ओर ईरान झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान इनफैक्ट नेगोशिएशन के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान ने बोला कि अगर तुमने हम पे बहुत संगीन अटैक कर दिया तो हम सिंपली स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद कर देंगे। अब इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर मैं बाहरी देशों को हटा के दूं, इंडिया होने वाली है। क्योंकि कुछ चुनिंदा जो देश है जिनकी शिप्स अलाउ की गई है, उसमें एक चाइना, एक इंडिया तो है ही है। तो इंडिया को अब इश्यूज और भी बढ़ जाएगी। जो थोड़े बहुत एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी सिचुएशन के अंदर किसके मतलब क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है कि वो किस देखो, तरीके का अटैक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक इनकॉम्पिटेंट लीडर है। वो एक सेल्समैन ज्यादा है जो अपनी पर्सनल ईगो और वेंडेटा के लिए इस गद्दी पर आए हैं, और अमेरिका के लोगों ने उनको सेकंड चांस दिया है। तो इंडिया में भी चाहे कितना भी बोला जाता है कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है और जो भी चीजें हैं, लेकिन एक बार जब कोई लीडर जीत जाता है तो फिर जनता का जो निर्णय होता है वो मतलब आपका सराखों पर रखा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिकन ने चुना है, लेकिन अमेरिका इस पोजीशन में है इस दुनिया में कि वो दुनिया को रूल करता है। तो जो अमेरिका में क्राइसिस है उसका इफेक्ट दुनिया में आता ही आता है। तो ट्रंप यूनिलैटरली नहीं सोच सकते। हम लोग एक साल से देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप ने बाकी लीडर्स से बनाकर नहीं चली, जो मन किया, जिसके एग्जैक्टली। बारे में जो बोलना चाहा वो बोला। और इसकी वजह से ही नाटो ने कह दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे धुरंधर का एक डायलॉग है कि हौसला सब्र ईंधन, कि उन्होंने भी देखा कि हौसला ईंधन और बदला। उन्होंने देखा कि कहाँ पर हम लोग वेट कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो ट्रांस अटलांटिक ने, आप सोचिए कि ट्रंप ने आकर, जेडी वैंस ने आके, मार्को रूबियो ने आकर सीधे सीधे कहा आपके समिट्स में कि हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और कितने लीडर्स इमोशनल भी हुए इस टाइम पे, जो आपके यूरोपियन लीडर्स थे, कि जो एक रिलेशनशिप वेस्ट शेयर करता था, ट्रांस अटलांटिक शेयर करता था, यूएस ने उसको खराब कर दिया। तो अब यूएस इसका खामियाजा भुगत रहा है, क्योंकि पहले दुनिया से यूएस बना के चलता था और दो दुनिया में होते थे। यूएस जो कहता था वो करते थे। यूके अपने बेसिस देता था, एग्जैक्टली। फ्रांस और जर्मनी साथ में आकर सपोर्ट करता था। और अगर ईरान जैसे देश या गल्फ जैसे देश एक्सट्रीमिज्म में चले जाते थे, या येमेन या लेबनान में जो भी क्राइसिस होता था, तो एक अलायंस बनाया जाता था। अभी रिसेंटली लेबनान में जो इलेक्शंस हुए थे, मैं पढ़ रही थी कि उसमें कैसे यूएसए और सऊदी अरेबिया ने पैसे लगाकर फॉरेन फंडिंग से अपना एक लीडर खड़ा किया, और वो लीडर जीता, और कहीं ना कहीं एक फॉरेन इन्फ्लुएंस उस कंट्री में है। तो यूएस इतनी इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन में है कि वो दुनिया के बाकी कंट्रीज के भी पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। तो उस स्टेट में अगर आप एक ऐसे देश पे अटैक करे जिसको आपने अंडर एस्टिमेट किया, भयंकरता से अंडर एस्टिमेट किया, जिनके पास एम्यूनिशन खत्म नहीं हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बोला था शिवी कि ईरान का मुखिया मारा गया है। वो नहीं चुप होंगे, और उनको चुप होना भी नहीं चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी ऐसे ही रिटालिएट करती। अगर हमारे देश एग्जैक्टली। के लीडर पे आंच आएगी, हम भी ट्रंप के अगेंस्ट जाएंगे। हम लोग सब ने काफी अगेंस्ट बोला था जब हम पे ट्रेड डील का प्रेशर बनाया गया, क्योंकि हमारे फार्मर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। यूएस के फार्मर्स को आज भी बिना काम किए सब्सिडीज मिलती है, वहां के अनएम्प्लॉयड लोगों को, वहां के बच्चों को, वहां पे अभी भी वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक टीचिंग फैसिलिटीज मिलती है, जो आप और मेरे जैसे इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन, पाकिस्तानीज, अफगानीज और बाकी गल्फ रीजन के लोगों को नहीं मिलते। पैलेस्टीनियन बच्चे बर्फ में जमकर मर रहे हैं, और यहाँ पे यूएस के लोग अपना बिना काम किए भी एक कंफर्ट जोन में। तो एक डिस्पैरिटी तो इस दुनिया में है, उसको हम सिर्फ किस्मत से नहीं जोड़ सकते कि किसी ने बुरे कर्म किए थे। ये पुरानी बातें ना करके हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आना पड़ेगा कि
हम आप और मैं एक यूएस के लीडर के फ्यूचर को डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये भी बात है कि आज जो हम बोल रहे हैं ट्रम्प के अगेंस्ट, अगले 3 साल आपका और मेरा वीजा तो लगना बहुत मुश्किल है यूएस में, क्योंकि हर चीज की स्क्रूटनी होती है कि कौन क्या बोल रहा है, और यूएस वो हेजेमनी मेंटेन करता है। लेकिन आप ईरान वॉर की साइड देखेंगे तो जो ट्रम्प का लॉयल बेस था, मागा बेस जिसको कहा जाता है, वो भी ट्रम्प से पूछ रहा है कि आपने ईरान में इतनी भयंकर वॉर क्यों छेड़ी जो हमें ही कुल्हाड़ी हमारे पैर पर लग रही है। तो ट्रम्प की पावर्स काफी लिमिट हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रम्प के हाथ जो हैं वो बंधे हैं। उनके साथ जो ट्रांस अटलांटिक के रिलेशंस थे, इंडिया के रिलेशंस थे, उन्होंने अपने लिबरेशन डे टैरिफ्स की वजह से खराब किए हैं, जो एक्चुअली वो टैरिफ सब वैलिड भी नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट सेंटर के किसी भी डिसीजन को डिस्कार्ड कर सकता है, उतनी पावर यूएस सुप्रीम कोर्ट के भी पास है कि वो प्रेसिडेंट का डिसीजन ओवरटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई राजा नहीं है जो अपनी मनमर्जी चला सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रम्प एक सेल्समैन है, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प को पता है कि नाम हो या बदनामी हो, ट्रम्प का नाम जो है वो बिकेगा उनके जाने के बाद, उनके रियल एस्टेट ब्रांड के लिए और होटल ब्रांड के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, हमें पता उनका वेंडेटा था कि अगर नोबेल नहीं मिलेगा तो मैं वॉर छेड़ूंगा, मैं किसी ना किसी रीजन से इतिहास में जाऊंगा जरूर, लेकिन एग्जैक्टली। उससे इफेक्ट हो रहा है वो हमें कर्ब करना होगा। और इंडिया को स्ट्रेटेजिकली जो है यूएस को ये एडवाइस करना होगा, और ईरान को भी एडवाइस करना होगा कि रिस्ट्रेन करें, जो हम बार बार मेंटेन कर रहे हैं अपने मिनिस्ट्री में। एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि हम बाय पार्टिसन हैं, हम दोनों साइड्स पे हैं, हम यूएस के भी फ्रेंड्स हैं और यहाँ हम पे ईरान। आई अंडरस्टैंड गौरी, पर यहाँ पे डर पता है इस टाइम पे क्या लग रहा है? डर इस टाइम पे लग रहा है न्यूक्लियर वॉर का। क्योंकि आई टेल यू व्हाट, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई थी उस टाइम पर ट्रम्प से जब उस रिपोर्टर ने पूछा था कि आपने अपने allies से एक बार बात क्यों नहीं की वॉर करने से पहले, तो ट्रम्प ने बहुत कैजुअली बोला कि सरप्राइज था, ऐसे कोई लीवर के बहुत ही बारे में भी वर्थ। तो लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि देखिए ट्रम्प हाँ। जो है वो हाजिर जवाब है। आप ट्रम्प को प्लीज कभी उनकी पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप उनको अगर हम्म। 1970s के टाइम से भी ऑब्जर्व करेंगे, जब से वो एक यंग लीडर होते हुए अपने बिजनेस को संभाल रहे थे, अपने फादर के बिजनेस को, आप देखेंगे कि ट्रम्प की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग लैंग्वेज किसी भी लीडर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प को ये फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या फील हो रहा है। देखिए ये बेबाकी कई बार अच्छी भी होती है, पर बहुत बार ये बुरी होती है, क्योंकि मैंने आपको नहीं, हमेशा यही बोला है। बट हाँ, उनका होल पॉइंट जो था, सरप्राइज के बाद से जो वो पर्ल ऑफ हार्बर की तरफ गए, कि किस तरीके बिल्कुल, से वो बहुत जापान ने एक अटैक किया था, उसके बाद से यूएस ने रिवर्ट पे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक किया था। देखिए पॉलिटिकली जितना मैं और आप समझ रहे हैं, लीडर्स कभी भी कोई चीज हमें में नहीं बोलते हैं। स्ट्रैटेजिकली उनका दिमाग, उनके दिमाग में बैठा होता है कि कब क्या बोलना है, किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा, इतनी पूरी रिसर्चिंग करके आते हैं लोग, उनकी पूरी टीम बैठती है कि उनको इस पूरे इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है। लेकिन वो जो पूरा अटैक और जिस तरीके से जिस तरफ वो जा रहे थे गौरी, मुझे लग रहा था कि अब ट्रम्प, अगर यूएस उस टाइम पर एक आइलैंड पे जो अटैक हुआ था उसके लिए इतनी बड़ी बॉम्बार्डमेंट्स कर सकता है, तो इस टाइम पे तो डोनाल्ड, उस टाइम तो आप सोच लीजिए कि फिर भी थोड़े सेम प्रेसिडेंट्स थे। इस टाइम पे तो डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर का भी डर लग रहा है, क्योंकि ईरान के पास सिर्फ यही एक चीज नहीं है। ईरान के पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ रही है, उसके बाद से ऑलरेडी यूएस परेशान हो चुका है। ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि तुम अगर इस पे गए तो मैं तुम्हारी सारी एनर्जी रिसोर्सेज से लेके जितने भी जगह तुम्हारी मिलिट्री है, और उसके घेरे में इंडियन ओशन भी आएगा पूरी तरीके से। अभी हमने डियागो गार्सिया देखा था, धीरे धीरे करते करते और भी पास चीजें आती जाएंगी, जिससे इंडिया पर भी एक बहुत बुरा असर आने वाला है, राइट? तो इस पूरे टाइम के अंदर मुझे बस ये डर लग रहा है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। आई फील लाइक इस पूरे टाइम पे यूएन को फिर से उठना चाहिए। यूएन सो चुका है, मुझे लग रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएन ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हर जगह पे अमन और शांति लाई थी, और इस टाइम पर जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो सो गए हैं, उनको वापस उजागर करना चाहिए। पर बात ये है कि यूएन में भी सबसे ज्यादा पैसा यूएस का निकलता है। तो अब आप एक ऑल्टरनेटिव बताइए कि इस टाइम पे हमारे पास ऐसी कौन सी स्टैचुरी बॉडी बची हुई है, अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में, जो ट्रम्प को रोक सके, जो इस वॉर को खत्म कर सके। क्योंकि नोबडी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉर, सब अपनी अपनी साइड्स को डिफाइन कर रहे हैं, अपने अपने साइड्स ले रहे हैं, सब अपनी अपनी देश के अंदर जो किल्लतें हो रही हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, पर कोई भी इस टाइम पे बॉडी बची ही नहीं है। नहीं, वो आप सच कह रही हैं शिवी। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाऊंगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, तो ऑस्ट्रिया के
जो किंग थे उनका कान काटा गया था। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ट्रांस अटलांटिक में ही, वो वॉर एस्केलेट होके एक वर्ल्ड वॉर 1 बनी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम थी क्योंकि वो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर थी। उसमें यूएसएसआर का खंडन भी हुआ था, मतलब अलग अलग पार्ट्स हो गए थे, और किस तरीके से सोवियत यूनियन को कमजोर किया गया, कोल्ड वॉर हुई, गल्फ वॉर हुई। तो इसको जर्नलिज्म में लॉन्ग पीस कहा जाता है कि जब से 1940 से लेके आज तक कोई वॉर नहीं हुई है प्रॉपरली बड़े स्केल पे, उसमें यूएन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि यूएन में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यूएस की है, तो यूएन एक टूथलेस टाइगर ही कहलाएगा। उसके अलावा कोई शब्द नहीं है यूएन के लिए, क्योंकि यूएन की कितनी बातों को यूएस ने खारिज किया है, कहा है हम डब्ल्यूएचओ में पैसे नहीं देंगे, हम बाकी जगह पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। एक बोर्ड ऑफ पीस अपना ट्रंप ने बना लिया जिसमें वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट रहेंगे, और ट्रंप के एक्शंस बिल्कुल भी पीस की तरफ जाते हुए तो दिख नहीं रहे। तो सिंपल सी बात यह है कि अभी जहां मुझे फील होता है नाटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यूएस को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब तक ये ट्रांस अटलांटिक साथ नहीं आएगा, ब्रिक्स और सार्क और क्वाड भी, क्योंकि क्वाड में यूएस की पोजीशन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और इंडिया की भी जो पोजीशन है उसकी वजह से हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं यूएस के एक्शंस को, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो उसमें रहते हैं। उसके अलावा जो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि इंडिया अपना जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड है उसको क्लियर करे, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर डिफेंस की तरफ बहुत जा रहे हैं, डिफेंस बजट्स एलोकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स को ये पता है कि वॉर की स्टेट आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जरूर आएगी। वो लंबा सोचते हैं, वो सिर्फ आज के लिए राज नहीं करते हैं, वो अपने सक्सेसर्स के लिए भी एक वे फॉरवर्ड छोड़कर जाएंगे, चाहे वो अपनी पार्टी के हो चाहे वो दूसरी पार्टी के हो। उस लिहाज से इंडिया जो है अभी यूएस के, तो मैंने आपको हमेशा से बताया, फेवर में ही है वॉर, क्योंकि यूएस इतना मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है कि वो पड़े पड़े सड़ रहा है एक तरीके से, तो कॉन्फ्लिक्ट चलना यूएस के फेवर में है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, यू एंड आई नेवर नो अबाउट दैट, लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि अगर कनाडा, जर्मनी जैसे देश हमारे साथ डील्स कर रहे हैं, फ्रांस ने हमारे साथ रफाल डील की, हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया किसी भी सूरत हाल में, कोई भी फालतू के ट्रिगर में, अगर हमारा ये वॉर किसी भी तरीके से उल्मा की तरफ चला गया जहां पर सारे मुस्लिम लीडर्स एक साथ होकर इंडिया जैसे देशों पर अटैक करने लग गए, ट्रांस अटलांटिक पे अटैक करने लग गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में हमने देखा है कि रिलीजन बेस्ड बहुत सारे अटैक्स होने की कोशिश हुई, आईसिस का खड़ा होना दोबारा एक खतरे की घंटी है, इस्लामिक स्टेट जिसको आज के डेट में कहा जाता है, सीरिया में एक एक्स टेररिस्ट जो है वो अब प्रेसिडेंट है, अल शरा, जो पहले अल जुलानी हुआ करते थे। तो हमें अपने आप को काफी बचाकर चलना पड़ेगा। एक अच्छा स्टेप इंडिया ने लिया था कि हमने तालिबान से अपने रिलेशंस अच्छे रखे थे, जबकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया जब अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, वो एक तरीके से पाकिस्तान को अपने एक वन आर्म डिस्टेंस पे रख रहा है। टर्की पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है, टर्की से हमारे रिलेशंस थोड़े खराब हो रहे हैं। उस सूरत हाल में हमें गल्फ के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, क्योंकि दुबई में काफी इंडियंस की तादाद है, एक मिनी इंडिया कहा जाता है दुबई को, हमें दुबई, दोहा, इन सब के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, क्योंकि कतर के साथ तो यूएस के भी अच्छे संबंध हैं। जैसे ही कतर पे बात आई ईरान के वॉर की, यूएस एकदम कूदा, यूएस ने एकदम इसराइल को पीछे किया, क्योंकि कतर ने यूएस को वो प्लेन गिफ्ट किया है जो आगे एग्जैक्टली, जाके उनकी एयरफोर्स। लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज है। तो हाँ, आप उनकी लॉन्ग सोचिए कि स्टैंडिंग टाइज है, वो उसके साथ खिलाफ नहीं जाएगा। सऊदी अरेबिया और कतर को तो यूएस नहीं छोड़ेगा, यूएई को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज की ट्रिप ट्रंप ने की है, और ट्रंप एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं वहां पे। देखिए ट्रंप इज नॉट जस्ट रूलिंग अमेरिका, ही इज ऑल्सो पेविंग द वे फॉर द ट्रंप लेगेसी, जो आपके ट्रंप का बिजनेस है, जो उसका बेटा और दामाद चलाएंगे आगे जाके, ट्रंप उसको भी इंश्योर कर रहा है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेसमैन है। वो आपके मेरे बारे में नहीं सोचेगा, वो एक पॉलिसी मेकर नहीं है, वो अपने पावर की थर्स्ट के लिए प्रेसिडेंसी में आया था, क्योंकि इसको किसी ने चैलेंज दिया था। तो ट्रंप एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लीडर है, जिसकी वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से वो इतने आगे तक आया। जो मार्को रूबियो उनके अगेंस्ट 2016 में डिबेट कर रहे थे, वो आज के डेट में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। आप कभी यूएस की पॉलिटिक्स स्टडी कीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेशा आपके दुश्मन को बनाया जाता है ताकि वो आपके करीब रहे, क्योंकि मार्को रूबियो ने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी ट्रंप को। लेकिन देखिए अगर सपोज आप और मैं अच्छे टर्म्स में नहीं होते, लेकिन आप मुझे पावर पोजीशन देते, तो एनीबडी लाइक्स टू सक अप टू पावर फॉर मनी एंड इन्फ्लुएंस।
ये तो एक सिंपल सा ह्यूमन पावर डायनेमिक रूल है। तो जो ट्रम्प कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मागा के हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है, दुनिया के हित में नहीं है। इसको कर्ब करने के लिए अलग अलग जो सार्क, ब्रिक्स, क्वाड जैसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिसमें अमेरिका के ऊपर दबदबा बनाया जा सकता है। यूएन में आपकी काउंसिल्स हैं जिसमें भी हम लॉबी करके यूएस को एक समझा सकते हैं, डी-एस्केलेशन की हिदायत दे सकते हैं। इंडिया को वो पावरफुल रोल अपनाना होगा। तभी मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ्यूचर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देख सकता है, क्योंकि हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं एक परमानेंट सीट के लिए, और वो हमें तभी मिलेगी जब हम इस क्राइसिस से इस दुनिया को निकालें और अपने भी सिटीजन्स को निकालें। पॉइंट है। अब जिस हिसाब से अब जब ये 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस पूरे चीज के बाद से क्या होने वाला है। अब 48 आवर्स का वेट तो करना ही पड़ेगा, पर बाकी बीच में देखते हैं कि नेगोशिएशंस किस तरीके से होता है। थैंक यू गौरी, आज का भी डिस्कशन काफी इंसाइटफुल रहा एंड वी जस्ट विश कि इस वॉर के टाइम में हम ऐसे डिस्कस करके अपने ऑडियंसेस को बता सके कि क्या और कहाँ तक बात पहुंच रही है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते हमारे बहुत से सेक्टर्स इस सब चीजों की वजह से एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ रहे हैं और इंडिया जितना डिप्लोमेटिकली और बैलेंस्ड खेल सकता है वो खेल रहा है। पर वो दिन दूर नहीं कि इंडिया को भी एक साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज इस टाइम पे यूरोप की यूएस के साथ आ चुकी हैं। नाटो आए ना आए, लेकिन 7 कंट्रीज भी बहुत पावरफुल हैं, साथ में इसराइल तो है ही। तो अब इंडिया को कहाँ जाना है, क्या करना है, आई जस्ट विश इसकी नौबत ना आए और वॉर खत्म हो जाए। देखते हैं क्या होता है इसके बाद से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट आवर शो, हमेशा ही काफी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है आपको अपने शो पे रखना। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ